नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और इस वक्त एक दुखद खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का निधन हो गया है। 2 राज्यसभा से सांसद वो रह चुके हैं, पूर्व सांसद थे वो चंदन मित्रा, और इसके अलावा पायनियर के पूर्व संपादक भी रहे हैं और 2018 में तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़े थे चंदन मित्रा। और इस वक्त खबर आ रही है कि उनका निधन हुआ है। हालांकि शुरुआती जानकारी ये है, अभी ये खबर नहीं मिल पाई है कि वजह क्या रही है उनके निधन की, लेकिन एक दुखद खबर खासकर राजनीतिज्ञों के लिए और पत्रकारों के लिए भी, क्योंकि लगातार वो कई मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखते रहे हैं। उनके कई एडिटोरियल्स जो हैं वो काफ़ी चर्चा में भी रहे, सुर्खियों में भी रहे, और उन्होंने स्टेट्समेंट से अपनी शुरुआत की थी। 2018 में बीजेपी छोड़कर वो टीएमसी में शामिल हुए थे। बीजेपी के कोटे से वो राज्यसभा के सांसद थे और अब वो हमारे बीच नहीं है। अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज भी सुबह से बारिश हो रही है। बारिश के कारण सुबह सुबह घर से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है कुछ ही घंटों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है और उसके बाद लोगों को कई मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। कई इलाकों में पानी भर गया है। एम्स के पास सड़कों पर पानी भरा हुआ है और कई जगहों पर इस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में देख रहे हैं जो गाड़ियां हैं वो खासकर फंसी हुई है, क्योंकि सड़कों पर पानी घुटनों तक आ जाता है जैसे ही जल भराव होता है और उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत होने लगती है और कई बार ट्रैफिक जैम जो है उससे लोगों को जूझना पड़ रहा है। और दिल्ली में एम्स अस्पताल की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर पूरी सड़क जो है वो पानी से लबालब भरी हुई है। सुबह भी गाड़ियों को यहां पर हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा था, क्योंकि अंधेरा भी था, काले बादल छाए हुए थे। लगातार पानी से लबालब हुई है। ये एम्स के सामने की सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी सड़क जो है वो पानी से भरी हुई है और लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सभी अपनी हेडलाइट जलाकर उस वक्त चले हैं ताकि किसी भी तरह का हादसा जो है उससे बचा जा सके। तो दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों से आज तीसरा दिन है। ये पालम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अंडरपास जो है वो पानी से लबालब भरा हुआ है और एक गाड़ी भी यहाँ पर खराब हो गई है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था कि कई दफ़ा गाड़ी के अंदर पानी घुस जाता है और उसके बाद बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और इस तरह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको आईटीओ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पानी की वही स्थिति है। सड़क जो है वो पूरी तरह से लबालब हो गई है और गाड़ियों को चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कहाँ पर गड्ढा है ये पता लगाना ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कई दफ़ा ऐसे में लोग हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। ये आईटीओ की स्थिति आप देख रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ रेंग कर चल रही है। सुबह से ही यहाँ पर ट्रैफिक जाम हुआ है और आगे अब जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, दफ्तर जाने का वक्त क्योंकि हो चुका है, तो लोगों को और ज़्यादा भीड़ से, ट्रैफिक से जूझना होगा। और ये मिंटो ब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरे इलाकों से थोड़ी बेहतर स्थिति हम कह सकते हैं यहाँ पर है। गाड़ियों की हेडलाइट जो है वो लगातार ऑन करके लोगों को चलना पड़ रहा है। ये ज़्यादा सुबह की तस्वीरें नहीं है, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी अंधेरा सा छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। गाड़ियों की रफ्तार भी खासी सुस्त है। और दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर जबरदस्त बारिश के बाद से जल जमाव हुआ है और लोगों को यहां पर भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बारिश से खुद को जैसे तैसे बचा रहे हैं लोग, क्योंकि ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। एनसीआर के इलाकों में बारिश हो रही है और कल 19 सालों का रिकॉर्ड भी दिल्ली में टूटा है बारिश का। और ये दिल्ली की सफदरजंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी से लबालब भरी है सड़कें और गाड़ियों की रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है और उसके बाद सामना करना पड़ता है लोगों को ट्रैफिक जैम का। सड़क पर पानी भरा होने के कारण गाड़ियां एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरती हुई नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ एक तरफ ज़्यादा स्थिति खराब ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जहाँ पर पानी उतर रहा है वहाँ सड़क ज़्यादा भरी हुई है। ये सफदरजंग की स्थिति आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में बुधवार सुबह हुई जबरदस्त बारिश ने 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जगह जगह हुए
जल जमाव ने लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और खासकर आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ, क्योंकि जब भी लोग कहीं निकल रहे थे वो अच्छे खासे ट्रैफिक जाम में फंस जा रहे थे। आम दिल्ली वाले जल भराव की वजह से घंटों कल परेशान हुए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बुधवार को कई फ्लाईओवर झरने में तब्दील हो गए। ये तस्वीरें दिल्ली के महिपाल पुल फ्लाईओवर की हैं, जहां इस कदर पानी भर गया कि पूरे फ्लाईओवर से पानी नीचे गिरने लगा। दिल्ली का मिंटो रोड अंडरपास भी फिर एक बार पानी से भर गया, जहां कई घंटों की मशक्कत के बाद पानी निकाला जा सका। पेड़ गिरने से कई सड़कें भी बंद हो गईं। देश की संसद और राष्ट्रपति भवन के नजदीक वीवीआईपी इलाकों की सड़कें भी नदियों में तब्दील हो गईं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ लगभग आधा किलोमीटर दूर जंतर मंतर रोड की है, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियां देख सकते हैं किस तरीके से निकल रही हैं, कई गाड़ियां बीच में खराब भी हो गई हैं। और ये हाई प्रोफाइल दिल्ली का इलाका है, जहां पर तमाम मंत्री, सांसद, विधायक रहते हैं। और ये जो तैयारियां हैं ये सिर्फ दिल्ली सरकार की नहीं, एनडीएमसी की, दिल्ली के नगर निगमों की भी कलई खोलती है। किस तरीके से 2 से 3 घंटे जब बारिश होती है तो दिल्ली का ये हाल हो जाता है। दिल्ली से सटे देश के सबसे हाईटेक शहर गुड़गांव में भी कई अंडरपास भर गए। सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहता दिखा और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। गुरुग्राम नगर निगम के दफ्तर में भी पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में 112 mm बारिश हुई है, जिससे पिछले 19 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। सितंबर में आमतौर पर कम बारिश होती है। आज सफदरजंग में 11.2 mm बारिश हुई है, यानी सितंबर में 19 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर हैं। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का कल रात निधन हो गया। 92 साल के गिलानी ने घर पर ही अंतिम सांस ली। गिलानी कश्मीर के अलगाववादी संगठनों के समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। पिछले साल उन्होंने राजनीति और हुर्रियत दोनों छोड़ दी थी। उनकी मौत के बाद उनके हैदरपोरा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। उनके निधन के बाद कश्मीर में इंटरनेट सेवा पर आज रोक लगा दी गई है। हुर्रियत के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और कश्मीर के आईजीपी ने कहा है कि सिर्फ गिलानी के रिश्तेदारों को ही उनके परिवार से मिलने दिया जाएगा। प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर कांग्रेस में मतभेद की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई नेताओं से इस मुद्दे पर बातचीत की है और कई नेताओं ने प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने पर आपत्ति भी जाहिर की, तो कुछ ने इसे पार्टी के हित में बताया है। इस बारे में अंतिम फैसला अब सोनिया गांधी को लेना है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव प्रबंधन में अहम जिम्मेदारी संभालने की अटकलों के बीच उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कई बार मुलाकात भी की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लगातार हिंसा देखने को मिली थी और अब वो मामला पश्चिम बंगाल सरकार उस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में ममता सरकार ने यह कहा है कि उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ममता सरकार ने यह भी कहा कि सीबीआई टीएमसी के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने में ही व्यस्त है। ऐसे में उन्हें उम्मीद नहीं है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी।
करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला बहुत ज्यादा गरमाया रहा और उसके बाद एसडीएम आयुष सिन्हा की जमकर आलोचना की गई क्योंकि उन्होंने किसानों के सिर फोड़ने के आदेश पुलिस वालों को दिए थे। लेकिन अब आयुष सिन्हा पर कार्रवाई हुई है, उनका तबादला कर दिया गया है। आयुष सिन्हा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों का सिर फोड़ देने का आदेश दिया था। यह आदेश देने का उनका वीडियो वायरल भी हो गया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। किसान नेताओं के साथ विपक्ष भी लगातार एसडीएम पर कार्रवाई का दबाव बना रहा था और अब सरकार को आखिरकार इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ी है। हालांकि तबादले को क्या वाकई में कार्रवाई कहा जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के आर्टिकल 48 में गौ हत्या पर रोक को संघ सूची में रखने की बजाय राज्य की सूची में रखा गया है। इसलिए भारत के कई राज्यों में गौकशी पर रोक नहीं है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी संभल के गोकशी के एक आरोपी की जमानत रद्द करते हुए अपने आदेश में की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की बात करते हैं, जहां पर डेंगू जैसा बुखार कहर बरपा रहा है और अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान इसमें जा चुकी है, जिसमें 45 के करीब सिर्फ बच्चे हैं। अब भी 225 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जो लगातार चिंता बनाए हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन 8वीं तक के स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए हैं। 6 साल के वीर प्रताप सिंह का परिवार मातम में डूबा है। वीर उन बच्चों में है जो बीते 10 दिन में फिरोजाबाद शहर में संदिग्ध डेंगू की वजह से मारे गए। शनिवार को वीर की मौत हुई अपने घर से 50 किलोमीटर दूर आगरा के एक अस्पताल में। उसे तेज बुखार था और आखिरी समय में बुरी तरह दस्त हो रहे थे। परिवार वाले बताते हैं कि पहले वो उसे फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां बिस्तर नहीं था। बच्चे की मौत के 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद का दौरा किया और दावा किया कि हालात नियंत्रण में हैं। दिन भर यही बोलता है कि मम्मी बता वीर भैया कहाँ हैं, वीर भैया कहाँ, तो उसे समझाते हैं कि ला रहे अम्मा हॉस्पिटल में भर्ती करे आएंगे, दवाई चल रही है, वहाँ पे पापा हैं। वीर के घर से सिर्फ 100 मीटर से भी कम की दूरी पर रेशमा भगत के घर 7 बच्चों में यही लक्षण दिख रहे हैं, बुखार, पेट दर्द और दस्त। जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि वो बीमार बच्चों की पहचान के लिए घर घर सर्वे कर रहा है, लेकिन रेशमा भगत और उसका परिवार इसे गलत दावा बताते हैं। कोई मदद मिली है? बहुत मदद नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, नहीं इतना पैसा हम पे जो हम दवा कराएं बच्चों की। कहाँ गए आप दवा कराने? हम नहीं ले रहे हैं, किसी को 30 वाली कोई 40 वाली ले रहे हैं हम दवा। हाँ, कोई मदद नहीं, दवा में भी फर्क नहीं मिल रहा है हमको कोई। जमीन पर एक ही बदलाव दिख रहा है। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा केस दिख रहे हैं, वहाँ नालियों की साफ सफाई की देर से हुई कोशिश। निर्देश भी दिए गए थे मेरी तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, और जो लापरवाही है उसके बारे में उनको अवगत करा दिया गया था पहले भी। तो प्रोब चल रहा है? जी हाँ, जांच चल रही है और कोई पानी है या किसी भी तरह का जल जमाव की स्थिति घर के अंदर है तो वो ज़्यादा खतरनाक है, और उस चीज़ के लिए उनको लगातार अवेयर किया जा रहा है पैम्पलेट्स के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से, और हमारी टीम्स घर घर लगी हैं, वो भी ये काम कर रही है। डेंगू के इन संदिग्ध मामलों की जांच के लिए तय अस्पताल के भीतर हर बेड भरा हुआ है। सब पर बुखार, पेट दर्द और उल्टी से पीड़ित बच्चे हैं। बीजेपी के स्थानीय विधायक कहते हैं 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद में लगभग 50 से अधिक बच्चे इस बीमारी से मृत्यु के काल ग्रसित हुए हैं। हम खुद बहुत पैनिक महसूस कर रहे हैं और अपने अंदर बड़ा अपराध बोध है, अंदर बड़ा दबाव है। इतनी ज्यादा मौतों की एक वजह अव्यवस्था और साफ सफाई की कमी भी है। मुख्यमंत्री के दौरे के बावजूद जमीनी हालात में बहुत मामूली बदलाव हुए हैं। जितेंद्र किशोर और सुधीश कुमार राम के साथ मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर अक्सर बत्ती गुल हो रही है। मानसून के सीजन में बिजली सप्लाई कम है और अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। जनता खासी परेशान है।
मध्य प्रदेश पर कोल इंडिया का 958 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन सूबे के बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि बारिश की वजह से कोयले की कम सप्लाई हो रही है। हालात ये हैं कि विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने ही अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मॉनसून के मौसम में वक्त बेवक्त बिजली आंख मिचौली खेल रही है। बिजली किसी भी तरह रहती नहीं। सरकार से हालत ये है कि बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है। कहा है 4 सितंबर को पूरे इलाके में बिजली आंदोलन करेंगे। अधिकारी इतना झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही हम सलाह देते हैं कि अधिकारियों की बात न सुन के यथार्थ और धरातल को समझने का काम करें, अन्यथा बिजली भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। नारायण त्रिपाठी अकेले नहीं हैं। इससे पहले बीजेपी के राकेश गिरी गोस्वामी और अजय बिश्नोई भी अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार को खत लिख चुके हैं। सच्चाई क्या है, इसे इस पत्र से समझा जा सकता है जो जबलपुर जिले के पाटन में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पुलिस को लिखा है और जिसमें पावर सब स्टेशन के लिए सुरक्षा मांगी गई है, क्योंकि बिजली कटौती की वजह से बिजली चालू कराने के लिए जनता भीड़ लेकर पावर स्टेशन पहुंचती है। रतलाम, धार जैसे कई जिलों में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता से ठगी के नए रास्ते बनाए हैं। 28 अगस्त को अगर सरकारी वेबसाइट खंगालें तो विपक्ष के दावों में दम लगता है। उस दिन बिजली कंपनी ने 1363 मेगावाट की अघोषित लोड शेडिंग की। एक दिन पहले 1708 मेगावाट की लोड शेडिंग की गई। ये हालात तब है जब पीक डिमांड 9097 मेगावाट है और सरकार ने लगभग 21,000 मेगावाट के निजी कंपनियों से क्रय अनुबंध कर रखे हैं। सवाल ये भी है कि जब राज्य में पीक लोड 15,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं होता तो 21,000 मेगावाट तक के क्रय अनुबंध क्यों किए गए। जानकारों के मुताबिक इससे लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सरकार इस तरह के बयानबाजी करके जो एसीएस का बयान आया है वो भ्रामक है। प्रदेश की जनता को जो है बुद्धू बनाने की कोशिश है और मध्य प्रदेश की में अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। जो सरकार दावा कर रही कि 21,000 मेगावाट की उसके पास उपलब्धता है और आज जो है पीक लोड 9,000 से 10,000 मेगावाट के बीच है, तो सरकार सप्लाई क्यों नहीं कर पा रही है। बिजली संकट हो गया। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कहीं दिक्कत नहीं है। कोई संकट नहीं कि 18 घंटे बिजली इस गांव में कटी है, मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं। 16 घंटे इस गांव में कटी है, 12 घंटे इस गांव में कटी है, 10 घंटे इस गांव में कटी है। तो हमारा विश्वास ट्रस्ट है तो हम लेन देन तो करते रहेंगे, पर इसके कारण कोयला कहां रुक गया। आज कोई हमारी बिजली उत्पादन में और बिजली मांग में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सारणी ताप संयंत्र में 1330 की क्षमता पर 252, संजत ताप में 1340 की क्षमता पर 474, सिंगाजी में 2520 की क्षमता पर 857 और चचई में 210 की क्षमता पर 210 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। वहीं जल विद्युत इकाइयों से 2435 की क्षमता पर 456 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 4 में से 2 यूनिट ही चालू है। प्लांट के स्टॉक में मात्र 70,000 मीट्रिक टन कोयला बचा है, जो रोजाना 16,000 की खपत के हिसाब से अगले 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। सरकार पर कोयला कंपनियों का करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन अधिकारी संभल कर बयान दे रहे हैं। नया कोल जो हमारा है NCL, WCL और SCCL से, तो वहाँ से कोयला आ रहा है। अब क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम से अभी ओपन कास्ट माइंस में पानी भर गया है। जानकारी आपके माध्यम सरकार भी मान रही है कि दिक्कत है। नर्मदा के बांध खाली है, पानी वाली बिजली मिल नहीं रही है। कोयला की खदानों में पानी भर गया, पर्याप्त आपूर्ति हुई नहीं और इसलिए कभी कभार ऐसा मौका आता है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अब कोयले का भी इंतजाम हो रहा है और पानी की बिजली नहीं मिल रही तो वैकल्पिक बिजली का इंतजाम कर रहे हैं। बारिश नहीं हुई, कोयला गीला है, पैसे नहीं है जैसे सारे सरकारी तर्क ठीक हैं, लेकिन कोई सिर्फ इतना बता दे कि मांग से ज़्यादा आपूर्ति के नाम पर
जो बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों से सरकार ने करोड़ों के करार कर रखे हैं, जिसके लिए हर साल जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे चुकाए जाते हैं, आखिरकार वो बिजली कहाँ गई? मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है टॉप 5 का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर आज है, हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हुआ है। घाटी में अलर्ट घोषित किया गया है और सिर्फ उनके रिश्तेदारों को ही परिवार से मिलने की इजाजत है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर फिरोजाबाद में एक बुखार है जो परेशान कर रहा है। डेंगू इसे फिलहाल कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बच्चों की मौत हो रही है वो परेशान करने वाली है। तीसरी खबर कांग्रेस को लेकर है। प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में असमंजस हुआ है और फैसला भी कोई लिया जा सकता है। चौथी खबर, करनाल में किसानों के सिर फोड़ देने का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा का आखिरकार तबादला कर दिया गया। पांचवी खबर, दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगहों पर जल जमाव हुआ है। लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इस 5 खबरों में से आप जिस खबर को देखना चाहते हैं उसे चुनिए। उस खबर को हम आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे।